गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स ड्यू टू एनी रीजन। तो यहाँ पे रिटायरमेंट जब होता है तो उसके कारण भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं। देयरफॉर इट इज ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर के रिटायरमेंट की बात आ रही है। रिटायरमेंट का मतलब होता है वन ऑफ द पार्टनर is leaving the firm permanently, that is known as retirement. Okay, रिटायरमेंट के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं? कोई पार्टनर फर्म से क्यों रिटायर होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पार्टनर की ओल्ड एज हो सकती है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टनरशिप एनी मोर, या फिर जो अदर पार्टनर्स हैं उनके साथ में उसका डिस्प्यूट हो सकता है, परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है, इलनेस हो जाती है, बीमार रहने लगता है। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं कि कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा सकता है। ठीक है, तो उसको फर्म को लीव करने के लिए नोटिस इश्यू करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है कि ही इज गोइंग टू लीव और ही वांट टू लीव द फर्म। बाकी सारे पार्टनर्स उसको परमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीका है कि कोई भी पार्टनर अपना नोटिस देके फर्म से कभी भी अलग हो सकता है। ओके, इसके अलावा एक और चीज होती है एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। एक्सपल्शन का मतलब होता है किसी पार्टनर को फर्म से निकालना। निकालने में और रिटायरमेंट में डिफरेंस होता है। रिटायरमेंट में जो आदमी फर्म से बाहर जा रहा है वो खुद डिसाइड करता है कि ही हैज टू लीव, लेकिन एक्सपल्शन में बाकी जो पार्टनर्स हैं दे डिसाइड कि उसको फर्म से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, तो एक्सपल्शन इज पॉसिबल, लेकिन जो एक्सपल्शन किया जाना चाहिए, जिस पार्टनर को बाहर किया जाना चाहिए, ही मस्ट बी गिवन ए नोटिस, और उस नोटिस में ये कारण दिया जाना चाहिए कि व्हाई ही इज बीइंग एक्सपेल्ड। ठीक है, क्योंकि हर पार्टनर को जानने का अधिकार होता है कि उसको फर्म से बाहर क्यों किया जा रहा है, जिससे कि वो अपना पक्ष भी आपके सामने रख सके कि देयर मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग कि किसी गलती के कारण आप उसको बाहर कर रहे हो, जबकि वो गलती उसने की ही नहीं है। तो वो अपना पक्ष रख सके, अपने बारे में सही जानकारी आपको दे सके, इसलिए उसको पहले नोटिस दिया जाना चाहिए कि इस कारण से उसको फर्म से बाहर किया जा रहा है या पार्टनरशिप से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो एक्सपल्शन इज पॉसिबल। यहां पर एक्सपल्शन हो चाहे रिटायरमेंट हो, दोनों में बेसिकली डिफरेंस है, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब जब भी रिटायरमेंट होता है तो हमें क्या क्या करना होता है, या एक रिटायरिंग पार्टनर की लीगल पोजीशन क्या होती है। तो जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम तक जो भी फर्म में उसकी लायबिलिटीज होगी, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज लायबिलिटीज ओनली। लेकिन उसके रिटायरमेंट के बाद अगर फर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी आती है तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर वो फर्म छोड़ रहा है तो ही हैज टू गिव ए पब्लिक नोटिस कि ही हैज लेफ्ट द फर्म और ही इज लीविंग द फर्म फ्रॉम दिस डेट, ताकि बाद के जो लोग हैं वो उसकी गुडविल के बेस पर फर्म के साथ में कोई भी ट्रांजेक्शन अगर करते हैं तो वो खुद उसके लिए लायबल होंगे, वो पार्टनर लायबल नहीं होगा। तो पब्लिकली एक नोटिस उसको इश्यू करना होता है कि उसने फर्म को छोड़ दिया है या छोड़ने जा रहा है, और इसके बाद फर्म की कोई भी लायबिलिटी में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, ऐसा एक नोटिस उसको इश्यू करना होता है। ठीक है, तो ये तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज थी। अब हम इसमें आते हैं कि हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इसमें सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसको जो शेयर मिलता था ऑब्वियसली वो तो फर्म के पास ही रहना है, तो वो रेशियो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको मिल जाता है। तो इससे पुराने पार्टनर्स का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं गेन। ठीक है, तो इससे उनका नया रेशियो चेंज हो जाएगा, एंड जो भी जितना भी चेंज होगा उसमें पुराने और नए का जो डिफरेंस होगा वो कहलाता है गेन। ओके, दूसरा जो आपको यहां पे करना होता है वो है अकाउंटिंग फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। ठीक है, ये हमने एडमिशन में भी किया था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ड्यू टू एनी रीजन, तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं या लॉसेस होते हैं, दे हैव टू बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो रिटायरमेंट में भी, रिटायरमेंट के पहले जितने भी पार्टनर हैं सभी में पुराने जितने भी लॉसेस हैं या प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं वो उनके पुराने रेशियो में आपको बांटने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, इसकी आपको अकाउंटिंग करनी होगी। तीसरा,
रीवैल्यूएशन, ये भी हमने एडमिशन के टाइम पर किया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनको फिर से एक बार वैल्यूड किया जाता है और उसमें चेंज होने के कारण जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है दैट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। द सेम इज टू बी डन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑल्सो। यहां पर भी आपको जितनी असेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, उनका रिवैल्यूएशन करना होता है। रिवैल्यूएशन करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा दैट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग ऑल द ओल्ड पार्टनर्स। जितने भी हैं रिटायरमेंट के पहले जितने पार्टनर्स हैं सभी में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये भी हमने एडमिशन के टाइम पर किया था कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या पार्टनर कोई आता है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होता है, तो अगर फर्म की बैलेंस शीट में कोई गुडविल अकाउंट अपीयर हो रहा है तो दैट हैज टू बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सेम इज टू बी डन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जो हमारी बैलेंस शीट है बिफोर द रिटायरमेंट, उसमें अगर गुडविल की कोई वैल्यू अपीयर हो रही है तो उसको हमें सभी पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिशन के टाइम में जब कोई पार्टनर फर्म में एंटर होता है, बिकॉज ऑफ ही इज गेटिंग शेयर इन द फर्म, देयरफॉर ही कंपनसेट टू द ओल्ड पार्टनर्स हु आर सैक्रिफाइसिंग फॉर हिम। ठीक है, अब यहां पे जब रिटायरमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली रिटायरिंग पार्टनर इज selling his share or giving his share to the remaining partners. Means remaining partners are getting something from the retiring partner. Therefore, they have to compensate to the retiring partner, that is through the goodwill. तो यहाँ पे रिटायरमेंट में जब पार्टनर रिटायर होता है तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो उसके शेयर को एक्वायर करते हैं। उसके जो शेयर को एक्वायर करते हैं उसके बदले में उसको कंपनसेशन देते हैं गुडविल के नाम से। तो यहां पर आपको इसकी अकाउंटिंग करनी होती है गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होता है और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको आपको डेबिट करना होता है उनके गेनिंग रेशियो में। तो अभी तक 1, 2 और ये 3 चीजें जस्ट कॉमन है जो हमने एडमिशन के टाइम में की है, सेम वैसी की वैसी आपको रिटायरमेंट के टाइम में भी करना है। वही पुराना रेशियो रहेगा, वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। और अब जो गुडविल का ट्रीटमेंट है ये एडमिशन के टाइम से डिफरेंट होगा। इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में रिटायरिंग पार्टनर का जितना शेयर होगा वो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा एंड द सेम अमाउंट विल बी डेबिटेड इन द पार्टनर्स हु आर गेनिंग। तो जो पार्टनर जिस रेशियो में गेन करेगा उसी रेशियो में उसके अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। अगर मान लो रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर किसी एक ही पार्टनर को देता है तो इसका मतलब गेनर एक ही पार्टनर होगा, तो सिर्फ उसी पार्टनर के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और अगर वहां पे सभी पार्टनर्स गेनर हैं तो सभी के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा उनके गेनिंग रेशियो में। ओके, तो ये यहां पर जो है ये सिर्फ और सिर्फ यही एंट्री होगी, इसके अलावा कोई एंट्री इसमें नहीं होती है गुडविल के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट चीज हो सकती है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। चलिए, तो जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर्स अगर डिसाइड करते हैं कि उनकी जो कैपिटल होनी चाहिए वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, देन यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट। ओके, और अगर क्वेश्चन में नहीं कहा जाता है तो आपको उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन वेदर यू हैव टू एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट और नॉट। एंड फाइनली वी हैव टू मेक पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब रिटायरिंग पार्टनर चूंकि फर्म से जा रहा है तो उसको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होता है आप उसको कैश पेमेंट करें, इंस्टेंटली हाथों हाथ पूरा पैसा पेमेंट कर दें, लेकिन ये पॉसिबल तभी होता है व्हेन यू आर हैविंग द मनी, सफिशिएंट मनी इन अकाउंट ऑफ द फर्म। फर्म के पास अगर इतना पैसा है तो वो उसको कैश पेमेंट करेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो एडिशनल कैपिटल फर्म में इंट्रोड्यूस करें और जो पैसा वो लाके देंगे उससे रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये तरीका हुआ एक तो कि हम रिटायरिंग पार्टनर को इंस्टेंटली पेमेंट कर रहे हैं फुल अमाउंट कैश में। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रिटायरिंग पार्टनर जो है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करे और रिमेनिंग पार्टनर्स उसको एक्सेप्ट करें और फिर 1, 2 महीने 3 महीने जो भी ड्यूरेशन होगा उसके बाद उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो यहां पर होता है थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज से पेमेंट करना।
एक और तरीका होता है, यहां पर हम पार्टनर को इंस्टेंटली पेमेंट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ, क्योंकि फर्म के पास पैसा नहीं है और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं दे आर नॉट रेडी टू ब्रिंग एडिशनल कैपिटल, एनी एडिशनल कैपिटल। तो यहां पर पुराने पार्टनर को, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, उसको कहा जाता है कि भाई हम आपको जो भी पेमेंट करेंगे वो लोन के रूप में आपको पे करेंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, और जब तक आपका पेमेंट नहीं होता है रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर हम आपको इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो यहां पर पेमेंट जो होता है वो इंस्टॉलमेंट में होता है, लोन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे पेमेंट थ्रू द लोन अकाउंट इन इंस्टॉलमेंट हो सकता है, और एक और तरीका होता है यहां पर एन्युटी पेमेंट से। एन्युटी पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, सिर्फ अकाउंटिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक रिटायरिंग पार्टनर को जो हम पेमेंट कर सकते हैं उसके तरीके हो सकते हैं, लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इमीडिएटली, दूसरा पेमेंट थ्रू द बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा हो सकता है पेमेंट बाय लोन इन इंस्टॉलमेंट, एंड पेमेंट बाय एन्युटी। इनकी अकाउंटिंग हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं वन आफ्टर वन, एक एक चीज को जो मैंने आपको बताया इनको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो आपको रिटायरमेंट के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके नए रेशो कैलकुलेट करने होंगे, और उनके गेनिंग रेशो भी आपको कैलकुलेट करने होंगे, क्योंकि गेनिंग रेशो में आपको एडजस्टमेंट करना होता है गुडविल के लिए, इसलिए आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो है आपको अकाउंटिंग फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स। जितने भी पुराने प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं या लॉसेस हैं, उनको हमें अकाउंट फॉर करना होगा अमंग ऑल द ओल्ड पार्टनर्स बिफोर द रिटायरमेंट, उनके पुराने रेशो में। इसके बाद जो हमारा असेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी, उनको रिवैल्यूएट किया जाएगा, और रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सभी पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद है राइटिंग ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। रिटायरमेंट के पहले जो बैलेंस शीट बनी हुई है, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था, उस बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल का अकाउंट असेट साइड में अपीयर हो रहा है तो दैट यू हैव टू राइट ऑफ। तो उसको भी हम सभी पुराने पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड वाले में राइट ऑफ करेंगे, डेबिट साइड में उसकी एंट्री करेंगे टू गुडविल अकाउंट करके। उसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमें जो गुडविल का पेमेंट करना है उसके लिए अकाउंटिंग की जाएगी। आपके क्वेश्चन में अगर उसके लिए कहा गया है, गुडविल के बारे में बताया गया है, तो आपको करना है, अगर नहीं बताया गया है तो यू हैव नॉट टू टेक एनी बॉदरेशन, ओके। तो गुडविल के लिए जो भी एंट्री की जाएगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो भी पार्टनर पुराने पार्टनर के जाने से, मतलब एक पार्टनर के जाने से गेन करेगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, उस गेनिंग रेशो में उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, अमाउंट निकाल के, रेशो से नहीं अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल में जो भी शेयर होगा उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर आपके क्वेश्चन में इसको कहा जाता है कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, देन यू हैव टू डू, अदरवाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू। और फाइनली फिर जो पेमेंट के बारे में कहा गया है, अगर आपके क्वेश्चन में पेमेंट करने के लिए बोला गया है तो आपको पेमेंट करना है। अगर पेमेंट करने के लिए नहीं कहा गया है तो सिंपली पार्टनर का, जो भी पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है, उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है दैट यू हैव टू ट्रांसफर टू इट्स लोन अकाउंट। आप उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, एंड दैट लोन अकाउंट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट विच विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। पार्टनर के जाने के बाद जो भी बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट में उसके कैपिटल अकाउंट की जगह उसका लोन अकाउंट में अपीयर होगा, क्योंकि कैपिटल तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि पार्टनर अब पार्टनर नहीं है। तो वट एवर अमाउंट is remaining with the firm will be shown as liability of the firm in the name of partners loan account, okay। अब हम आते हैं रेशियोज कैलकुलेशन के ऊपर। अलग अलग सिचुएशंस में आपको रेशियो का कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से करना होता है। पहला तरीका होता है when old ratio is given and information of retiring partner is given, मतलब कि यहां पर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है कि ओल्ड रेशो इतना था, और अब आपके 3 या 4 जितने पार्टनर्स थे उनमें से कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, देन व्हाट यू हैव टू, ठीक है। तो इसमें सपोज करें ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशो
3:4:5. ठीक है. फाइंड न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो इफ ए रिटायर्स, बी रिटायर्स. पहला केस. दूसरा केस, बी रिटायर्स एंड थर्ड, सी रिटायर. ओके, ये 3 क्वेश्चन अपने आप में हो गए. 3 पार्टनर है एबीसी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है. आपको नया रेशियो कैलकुलेट करना है, साथ में गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है. अलग अलग सिचुएशंस में अगर ए रिटायर होता है तो नया रेशियो क्या होगा. NPSR हमारा रेशियो था 3:4:5. ठीक है. ए रिटायर हो गया, इसको हम कैंसिल कर देंगे. ये हमारा नया रेशियो होगा और गेनिंग रेशियो जो होगा वो हमारा 4:5 होगा. मतलब न्यू रेशियो भी 4:5 होगा और गेनिंग रेशियो भी 4:5 होगा. सेकेंड केस जब आपका बी रिटायर हो रहा है 3:4:5. ये हमारे 3 पार्टनर है, इसमें से कौन चला गया, बी. तो नया रेशियो कितना हो गया 3:5 और गेनिंग रेशियो भी कितना होगा 3:5 होगा. तीसरा केस है जहां पे 3, 4 और 5 का रेशियो था. इसमें थर्ड पार्टनर गया, नया रेशियो 3:4 और गेनिंग रेशियो भी 3:4. ओके, हम ये मानकर चलते हैं, यहां पर ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उससे जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो अपने जो म्यूचुअल रेशियो उनके बीच में है उसी रेशियो में वो उसके शेयर को एक्वायर कर रहे हैं. मतलब ये कि ये पार्टनर जब जाएगा तो ये दोनों, इनका म्यूचुअल रेशियो 4:5 है, उसी रेशियो में इसके इस शेयर को गेन करेंगे. इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि ये 3/3 + 4 7 + 5 12. ठीक है. 3/12 इसका रेशियो था. इसमें से ये कितना एक्वायर कर रहा है, इसका जो रेशियो है, इनका म्यूचुअल रेशियो है 4/9. राइट. अपन इसको कैंसिल किया तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा मीन्स 1/9. पहले वाले ने एक्वायर किया. दूसरे वाले को गेन कितना हुआ वो अपन निकालें तो 3/4 into उसका रेशियो है 5/9. 3 3 जा 9, ये हो गया 5/12. ओके. अब चूंकि हमारे यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी एक फिगर लेनी पड़ेगी जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के रेशियो क्या हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए. तो अपन इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे और 4 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर. यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 4/36 और ये हो जाएगा 15/36. सॉरी, 3/12 है, मेरी गलती है ना. तो 12 3 36, ये 36. ओके. तो ये हो गया आपका 5/36. राइट. तो अब नीचे के रेशियो कैंसिल कर दिए जाते हैं, ऊपर के जो बचे 4:5, यही इनका गेनिंग रेशियो क्या रहेगा. तो यू गॉट इट कि जब आपको सिर्फ ये दे रखा हो कि पुराना रेशियो ये था और वन ऑफ द पार्टनर इज लीविंग द फर्म एंड यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो, तो आप इस तरीके से करेंगे कि सिंपली जो पार्टनर जा रहा है उसके रेशियो को कैंसिल कर दें, रिमेनिंग जो बचेगा वो उनका नया रेशियो हो जाएगा और वही उनका गेनिंग रेशियो भी होगा. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन, व्हेन retiring partner gives his share to only one of the partners. जब रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर किसी एक ही पार्टनर को हैंड ओवर करता है, देता है, जैसे ए बी सी are 3 partners, are partners in the ratio 3
2:1. A retires by selling his share to B, C. Find new ratio. ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहां पे एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है जो कि ए है। ए अपना शेयर किसी एक पार्टनर को देके जा रहा है। आपको नया रेशो कैलकुलेट करना है। आपको यहाँ पे गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही पार्टनर को गेन होगा और जितना जाने वाला पार्टनर छोड़ के जाएगा वही उतना गेन करेगा। इसलिए गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशो। अब जो रिटायरिंग पार्टनर ए है वो अगर अपना शेयर बी को देकर जाता है तो यहां पर बी का जो शेयर है ओल्ड 2/6 और प्लस ही इज गेटिंग 1/2 या अपन इसको लिख सकते हैं 3/6। ये ए का रेशो है जो किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। तो बी का जो रेशो है 2/6 है, इसमें आप ऐड कर देंगे 3/6 तो इट विल बिकम 5/6। और जो सी का शेयर होगा इन दिस कंडीशन वो रहेगा 1/6 क्योंकि उसका जो रेशो था, पुराना जो रेशो था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पे नया रेशो हो जाएगा 5:1। अब अगर मान लो जाने वाला पार्टनर अपना शेयर सिर्फ और सिर्फ किसको देकर जाता है, सी को देकर जाता है, तो यहां पर बी का शेयर चेंज नहीं होगा। बी का शेयर होगा 2/6 और सी का जो शेयर होगा वो हो जाएगा 1/6 प्लस 3/6 इज इक्वल टू 4/6। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में रेशो हो जाएगा 2:1 का। मतलब 4 इससे इसको मिलेंगे, 2 इससे बी को मिलेंगे। तो सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। ये बी का हिस्सा होगा 1 और इसका हो जाएगा 2। 1:2 का रेशो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जाने वाला अपना जो शेयर है वो किसी एक पर्टिकुलर रेशो में दोनों पार्टनर्स के बीच में देकर जाए। ठीक है, तो यहां पर इसी क्वेश्चन को अब हम चेंज कर रहे हैं। ए रिटायर्स सेलिंग शेयर टू बी एंड सी। ठीक है, जो ए पार्टनर है वो अपने शेयर को इक्वली दोनों को बेच के जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर जो ए का शेयर है उसको पहले हम इक्वल 2 रेशो में डिवाइड करेंगे। तो 3/6 जो हमारा रेशो है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2। तो ये हो जाएगा 3/12 और 1/4। ठीक है, ये 1/4 हिस्सा देके जाएगा बी को और 1/4 हिस्सा देके जाएगा सी को। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो NPSR इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन। तो यहां पे बी का जो रेशो होगा, बी का ओल्ड रेशो है 2/6, इसने गेन किया 1/4। एलसीएम निकालेंगे 12 आएगा, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7/12। ये बी का शेयर होगा। सी का शेयर निकालेंगे 1/6 प्लस 1/4, 12 तो नया रेशो हो जाएगा 7:5। इस तरीके से इसमें आप रेशोज कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशो के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो मैं आपको क्वेश्चंस 1 आफ्टर 1 करवाता जाऊंगा।